Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बेरूर। विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम को समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने सेनेट के बारे में समझा। आज हम कांग्रेस के संगठन और कार्यों के अंतर्गत हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को समझेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि सभा। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ही सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन कांग्रेस का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा ही है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का ही गठन होता है। सीनेट का गठन तो पूर्व में भी बताया जा चुका है, संघीय आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष होने से इनके सदस्यों पर जनता के विचारों की अधिक और तत्काल प्रतिक्रिया होती है और वे उसी के अनुरूप आचरण भी करते हैं। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण प्रतिनिधि सभा में बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा के लिए न्यूयॉर्क राज्य में 43 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन अलास्का, डेलावेयर, नेवादा और व्योमिंग राज्यों में से प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की प्रतिनिधि सभा की रचना कैसे होती है। अमेरिका के मूल संविधान में लिखा है कि प्रतिनिधि अनेक राज्यों में उनके अनुपात के अनुसार बांटे जाएंगे। जो इंडियन टैक्स नहीं देते उनको इनमें शामिल नहीं किया जाएगा। 30,000 व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा, परंतु प्रत्येक राज्य में कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य लिया जाएगा। प्रारंभ में अमेरिकी प्रतिनिधि के सदस्यों की संख्या 65 थी, लेकिन नवीन राज्यों के अमेरिकी संघ में प्रवेश करने और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ यह सदस्य संख्या बढ़ती गई और 1929 में निर्मित और 1941 में संशोधित पुनर्निर्धारण एक्ट, रीअपोर्शमेंट एक्ट के अनुसार प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या स्थायी रूप से 435 निश्चित कर दी गई है। तत्पश्चात हम देखेंगे प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत वे कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो और इस संबंध में उनके लिए अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। थर्डली, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी ना हो। इस तरह से हम देखेंगे कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। तत्पश्चात हम देखेंगे प्रतिनिधि सभा का चुनाव किस तरह से होता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोकसभा की भांति ही वैश्विक मताधिकार के आधार पर एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। पहले संयुक्त राज्य में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन 1920 में किए गए संविधान के 19वें संशोधन द्वारा उन्हें मताधिकार प्रदान किया गया है। कार्यकाल के बारे में जैसा कि पूर्व में भी कहा जा चुका है, 2 वर्ष होता है और इस निश्चित अवधि को न तो कम किया जा सकता और ना ही इसे बढ़ाया जा सकता। अतः प्रतिनिधि सभा को अवधि के पूर्व विघटित नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधि सभा व सीनेट के सदस्य को $1.33600 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अलावा उनको कई भत्ते भी मिलते हैं। इनकी गणपूर्ति संख्या के बारे में कहा जाता है कि इनका कोरम है, कुल सदस्यों का बहुमत सदन की गणपूर्ति करता है। अधिवेशन के बारे में बताया गया है कि अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के अनुसार कांग्रेस का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन आवश्यक होगा और यह 3 जनवरी की दोपहर से प्रारंभ होगा। कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है जब तक कि उनके सदस्य अधिवेशन के स्थगन के लिए मत न दे दें। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थगित होता है। यदि दोनों सदन एक ही तिथि पर स्थगन के लिए सहमत न हो तो राष्ट्रपति स्थगन की तिथि निश्चित करते हैं।
तत्पश्चात हम देखेंगे जेरीमैंडरिंग। प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा जेरीमैंडरिंग है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं और चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण अमेरिका में राज्य विधानमंडलों का उत्तरदायित्व है। व्यवहार में सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार से करता है कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या को थोड़े से चुनाव क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाए और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस प्रकार से फैला दिया जाए कि थोड़े थोड़े बहुमत से अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार विजयी हो जाए। 1824 में एल्ब्रिज जेरी मैसाचुसेट्स के गवर्नर थे और उनके द्वारा ही सबसे पहले इस प्रथा को अपनाया गया, अतः उनके नाम पर ही इसे जेरीमैंडरिंग कहा जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कि स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, स्पीकर के अध्यक्ष को क्या क्या पावर्स दिए गए हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। स्पीकर के चुनाव के बारे में संविधान के अनुच्छेद 1 खंड 2 में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य सभा के सभापति व अन्य अधिकारियों का चुनाव करेंगे। प्रतिनिधि सभा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अर्थात सभा के निर्वाचन के उपरांत प्रथम सत्र में स्पीकर का चुनाव करती है। व्यवहार में स्पीकर सदा ही सदन में बहुमत वाले दल का प्रत्याशी होता है और स्पीकर का चुनाव बहुमत दल अपने कॉकस अर्थात अंतरण सम्मेलन में कर लेता है। अमेरिका का संविधान जिस समय इसका निर्माण किया गया उस समय सोचा गया था कि विधि निर्माण के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा स्वयं ही अपना नेतृत्व कर लेगी। प्रारंभ में प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 65 थी और ऐसा होना संभव भी था, किंतु अमेरिकी संघ में नवीन इकाइयों का प्रवेश करने और प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या बढ़ने के साथ यह बात संभव नहीं रही तथा यह स्पष्ट हो गया कि विधि निर्माण का कार्य भली भांति संपन्न करने के लिए सभा में नेतृत्व की आवश्यकता है और शक्ति विभाजन पर आधारित अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के द्वारा तो ये नेतृत्व किया नहीं जा सकता, अतः सभा में बहुमत दल के नेता का भार स्पीकर पर पड़ा और इस बात ने स्पीकर की अमेरिकी राजनीति में स्पीकर को बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया। स्पीकर के पावर्स के बारे में हम देखेंगे कि स्पीकर को कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत नंबर 1 जैसा कि आपको पता है सदन की अध्यक्षता करना। वह प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रतिदिन अपना आसन ग्रहण करने के बाद वह कार्य प्रारंभ करने की घोषणा करता है और उस दिन के कार्यक्रम की घोषणा करता है और उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही चलाने के लिए 3 दिन तक किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। सेकेंडली, सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना स्पीकर का सबसे प्रमुख अधिकार और दायित्व है। यदि सदन में कोई भी अव्यवस्था या अशिष्ट व्यवहार की स्थिति हो तो वह गैलरियों तथा समकक्षों को खाली करवाने का आदेश भी दे सकता है तथा इस कार्य के लिए वह सॉर्जेंट की सहायता भी ले सकता है। अधिक अशांति उत्पन्न होने पर वह सदन की कार्यवाही को भी स्थगित कर सकता है। थर्डली, नियमों की व्याख्या करना। अतः अध्यक्ष सदन में नियमों की व्याख्या करता है, उन्हें लागू करता है और उसे अपना यह महत्वपूर्ण कार्य उन नियमों के अंतर्गत ही करना होता है जिन्हें नियम निर्माण समिति बनाती है। फोर्थली, दल के नेता के रूप में कार्य। स्पीकर प्रतिनिधि सभा में अपने दल का नेता भी होता है। वह स्वयं दल के नेता के रूप में भाषण देता है। जब सदन संपूर्ण सदन की समिति के रूप में एकत्रित होता है उस समय स्पीकर इनकी अध्यक्षता नहीं करता तथा वह वाद विवाद से अधिक सक्रिय रूप में भाग ले सकता है। फिफ्थली, कास्टिंग वोट देने का अधिकार। साधारणतः उसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में उसके द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है। सिक्सथली, समितियां संबंधी अधिकार। वह विविध स्थायी समितियों के पास विधेयकों को भेजता है। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों के बीच मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में वह सम्मेलन समिति,
तथा अन्य विशेष समितियों की नियुक्ति करता है। 7th, परिणामों की घोषणा और हस्ताक्षर। किसी भी विधेयकों और प्रस्तावों पर बहस के पश्चात वह सदन में मतदान करवाता है, मतों की गणना करता है और उनके परिणामों की घोषणा करता है। यह एक तथ्य है कि अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष दलीय आधार पर कार्य करता है तथा व्यवहार में अध्यक्ष पद कभी अधिक शक्तिशाली रहा है तो कभी कम शक्तिशाली रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि अध्यक्ष को क्या क्या पावर्स इसके अंतर्गत दिए गए हैं। नाउ वी कम टू द पॉइंट कि स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कंपेयर्ड विद द स्पीकर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। इसके पश्चात हम देखेंगे कि प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर से तुलना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे यद्यपि प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पर ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर पद से उदयभूत है और यद्यपि इन दोनों ही देशों में स्पीकर के द्वारा सदन की अध्यक्षता और सदन में व्यवस्था बनाए रखने संबंधित कुछ समान शक्तियों का उपयोग किया जाता है, किंतु प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का स्वरूप लोक सदन के स्पीकर के स्वरूप में नितांत भिन्न है, जिसके अंतर्गत नंबर 1, डिफरेंस इन इलेक्शन। नवीन लोक सदन के निर्माण के बाद लोक सदन के अध्यक्ष का चुनाव सामान्यतः सर्वसम्मति से होता है और इंग्लैंड में एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर की परंपरा का पालन किया जाता है। जो व्यक्ति स्पीकर पद पर कार्य कर रहा है सामान्यतः उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है और सदन में चाहे किसी भी राजनीतिक दल का बहुमत प्राप्त हो, पहले के स्पीकर को पुनः स्पीकर निर्वाचित कर लिया जाता है। लेकिन अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का चुनाव दलीय आधार पर होता है। बहुमत दल और अल्पमत के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं और बहुमत दल का उम्मीदवार स्पीकर पद पर निर्वाचित होता है। सेकेंडली, डिफरेंस इन पार्टी पोजीशन। अगर इनकी पार्टी पोजीशन के बारे में भी बात करें तो इन दोनों पदाधिकारियों का मूल और सबसे प्रमुख अंतर दलीय स्थिति से संबंधित है। लोक सदन का स्पीकर निर्वाचन के बाद दल से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है और दलीय राजनीति से किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं रखता। वह सदन के वाद विवाद में कोई भाग नहीं लेता और टाई पड़ने की स्थिति में यद्यपि उसे निर्णायक मत के प्रयोग का अधिकार है, लेकिन उसके द्वारा अपने इस मत का प्रयोग भी इस प्रकार से किया जाता है कि अंतिम निर्णय सदन के द्वारा ही होता है। लेकिन प्रतिनिधि सभा में स्पीकर का चुनाव दलीय आधार पर होता है और जैसा कि 5(1) ने लिखते हैं कि अध्यक्ष बनने पर अपना राजनीतिक चरित्र नहीं छोड़ देता, वरन वह और अधिक राजनीति होने के लिए ही वह अध्यक्ष होता है। डिफरेंसेस इन पावर्स। इन दोनों पदाधिकारियों को शक्तियों में कुछ अंतर है। ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर को 1911 के संसदीय अधिनियम के अनुसार वित्त विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु प्रतिनिधि सभा में स्पीकर को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी के अंतर्गत एक अंतर यह भी है कि लोक सदन में स्पीकर का निर्णय सभी नियमों के बारे में अंतिम होता है, परंतु संयुक्त राज्य में स्पीकर का यह निर्णय अंतिम नहीं होता और उसके निर्णय के विरुद्ध सदन में अपील की जा सकती है। तत्पश्चात हम देखेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। संविधान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त विधायी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित है, जिनका प्रयोग प्रतिनिधि सभा और सीनेट समान रूप से करती है। इस प्रकार प्रतिनिधि सभा की मुख्य शक्ति कानून निर्माण से संबंधित है, किंतु इनके अतिरिक्त भी उनके द्वारा कुछ अन्य कार्य किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत नंबर 1, विधायी शक्तियाँ। संविधान के अनुसार कांग्रेस को सभी संघीय विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। इस संबंध में उसके द्वारा संविधान में उल्लेखित विषयों के अतिरिक्त अंतर्निहित विषयों पर भी कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। सेकेंडली, संविधान संशोधन की शक्ति। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का कार्य किया जाता है। थर्डली, कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा की 2 शक्तियाँ प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करता है। इसके अतिरिक्त वह अपनी स्थायी तथा विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन तथा संघीय कार्यपालिका कार्यों की भी जांच करती है। फोर्थली, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, परंतु
यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। फिफ्थली, न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित करती है, जिसे सीनेट द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार कर लिए जाने पर संबंधित अधिकारी को पद से हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शक्तियाँ भी इसके अंतर्गत दी गई है कि वह अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है और ऐसे किसी व्यक्ति को दंडित कर सकता है जिसके व्यवहार से सदन की कार्यवाही में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा बाधा पड़ती है। तत्पश्चात हम देखेंगे वीकनेसेस ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन कंपैरिजन विद सेनेट, कि सेनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की क्या क्या दुर्बलता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विश्व के अन्य देशों के समान संयुक्त राज्य अमेरिका में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, लेकिन विश्व के अन्य देशों की तुलना में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों का पारस्परिक संबंध परस्पर विपरीत रूप में ही रहा है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में निम्न सदन को जनता की आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने के कारण लोकतंत्र का सजग प्रहरी माना जाता है और उसे उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती है, परंतु अमेरिका के प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कम शक्तिशाली है। इसके अंतर्गत हम कानून निर्माण के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में और कार्यपालिका क्षेत्र में देखेंगे कि इनको शक्तियाँ कम प्राप्त हैं। इसी के अंतर्गत हमने देखा कि प्रतिनिधि सभा विश्व का सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन है, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदनों में से सीनेट को यदि सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है तो प्रतिनिधि सभा को विश्व का सबसे निर्बल सदन कहा जाता है, क्योंकि भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड आदि देशों की व्यवस्थाओं के प्रथम सदन की तुलना में ये निश्चित रूप से बहुत निर्बल है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन में यद्यपि कानून निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है, लेकिन संसद के 2 सदनों में निम्न सदन द्वितीय सदन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है और इसी कारण व्यवहार के अंतर्गत ब्रिटेन में संसद का तात्पर्य लोक सदन से और भारत में संसद का तात्पर्य लोकसभा से हो गया है। तत्पश्चात हम देखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीकनेसेस ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के क्या क्या ऐसे कारण हैं? प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में निर्बल क्यों है? इसके दुर्बलता के कारणों में हम निम्न रूपों को देख सकते हैं। नंबर 1, इक्वल स्टेटस ऑफ बोथ चैम्बर्स इन लेजिस्लेशन। भारत और ब्रिटेन आदि राज्यों के संविधानों में कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रथम सदन की द्वितीय सदन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त की गई है, किंतु अमेरिका में सीनेट को हर प्रकार से प्रतिनिधि सभा के समान ही स्थिति प्राप्त है। इंग्लैंड में लॉर्ड सभा एक साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 1 वर्ष तक रोक सकती है और अंतिम रूप से कानून निर्माण लोक सदन की इच्छा पर ही निर्भर करता है, लेकिन अमेरिका में सीनेट की स्वीकृति के बिना प्रतिनिधि सभा कानून निर्माण के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकती। सेकेंडली, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट हैव द मोनोपोली इन फाइनेंशियल स्फीयर। सामान्यतः राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के प्रथम सदन की राष्ट्रीय वित्त पर एकाधिकार प्राप्त होता है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में ऐसा ही है और इसके कारण प्रथम सदन सर्वोपरि स्थिति प्राप्त कर लेता है, लेकिन अमेरिका में प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रीय वित्त पर भी एकाधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में सीनेट उसकी सहभागिनी है और सीनेट वित्तीय विधेयकों में संशोधन कर सकती है और उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त विधेयक पारित नहीं हो सकता। इसलिए फाइनेंशियल मैटर में भी यह बहुत अधिक शक्तिशाली है। थर्डली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अमेरिका। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और वह व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल न तो कांग्रेस में से लिए जाते हैं और न ही प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अतः प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखने में नितांत असमर्थ है। फोर्थली, स्पेशल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेनेट।
विश्व के अन्य देशों में तो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति प्रथम सदन को प्राप्त होती है, लेकिन अमेरिका में ये शक्ति द्वितीय सदन को प्राप्त है और संविधान निर्माता सामान्यतः सीनेट को राष्ट्रपति की परामर्शदात्री समिति बनाना चाहते हैं और इसी कारण उनके द्वारा सीनेट को नियुक्तियों की स्वीकृति, संधियों की पुष्टि और विभागीय जांच आदि के अधिकार प्रदान किए गए हैं। फिफ्थली, शॉर्ट टर्म ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिनिधि सभा की निर्बलता का एक प्रमुख कारण उसकी अल्पावधि है, जबकि ब्रिटेन और भारत में निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है और अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्षीय है। सिक्सली, बिग साइज एंड डिफ़िकल्ट वर्किंग सिस्टम। प्रतिनिधि सभा का विशाल आकार है तथा कठिन परिस्थितियों में भी इसकी दुर्बलता के लिए ये उत्तरदायी है, जबकि सीनेट में केवल 100 सदस्य है। प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य वाली वृहद संस्था है अतः किसी भी विषय पर आवश्यक गंभीरता के साथ विचार नहीं कर पाती। लास्टली, क्वालिटेटिव इन्फीरियरिटी ऑफ द मेंबर्स। सदस्यों की गुणात्मक हीनता। प्रतिनिधि सभा गुणात्मक दृष्टि से भी निर्बल है। जहाँ सीनेट के सदस्य देश के अनुभवी व वरिष्ठ राजनीतिक और प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ होते हैं, वहाँ प्रतिनिधि सभा के सदस्य साधारण श्रेणी के लोग होते हैं और प्रतिनिधि सभा के अल्प कार्यकाल और अपेक्षाकृत कम शक्तियों के कारण अधिक योग्य और अनुभवी व्यक्ति इस सदन की ओर आकर्षित नहीं होते। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में लोकेलिटी रूल का अनुसरण किया जाता है। परिणाम स्वरूप अनेक योग्य व अनुभवी व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं बन पाते, जबकि इसी नियम के कारण एक विशेष चुनाव क्षेत्र योग्य उम्मीदवारों के अभाव में साधारण श्रेणी के उम्मीदवारों का चुनाव करता है। इस तरह से हम देखेंगे कि प्रतिनिधि सभा कहाँ सीनेट की तुलना में निर्बल है, दोनों की वर्किंग सिस्टम में अंतर है, दोनों के कार्यकाल में अंतर है। इस तरह से हमने कांग्रेस के संगठन और कार्यों के अंतर्गत सीनेट को समझा और प्रतिनिधि सभा को समझा, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी की और इसी के आधार पे हमने ये समझा कि किस तरह से सीनेट कहाँ पे किन क्षेत्रों में प्रतिनिधि सभा की तुलना में अधिक पावरफुल है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। धन्यवाद।